चलिए बच्चों, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से कंफर्म करो। ओके, तो यहाँ पे आपका आज का क्विक रिवीजन टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने लिख रखा है 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, मतलब ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो इस बार के जेईई मेन से पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे क्रॉस होता है, यहाँ कोई कार्बन नहीं होता, यहाँ पे क्रॉस होता है। ये बाइसाइक्लो टाइप का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 3, नहीं बेटा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन फिर से दिखाना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 6, now it is question number 7. हाँ, 7 can be multiple. 7 is multiple. चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए, आप अपना टेस्ट बंद कर दीजिए। अब इधर ध्यान दीजिए। देखिए, टेस्ट अगर देना है तो आपको टाइम पे आना पड़ेगा। आप अगर लेट होते हैं तो टेस्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यस, पहला क्वेश्चन है हमारा। आज मैंने टारगेट किया था कि जो मेंस में क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चन से मैं आपको फेमिलियर बनाऊं। जनरली हमको क्या लगता है कि ज्यादा टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो आते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों। एग्जाम में हमेशा मॉडरेट, इजी एंड हार्डली 10 to 20%, 15% टफ क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखेंगे कि इस बार जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इवन मैंने शिफ्ट और डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखिए, 2 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, तो जल्दी से मुझे बताओ इसमें नंबरिंग स्टार्ट कहां से होनी चाहिए? नंबर 1 हम किसको देंगे? इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास? हमारे पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वहां से हम लोग नंबर 1 देंगे। और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास 2 हैं, एक CHO भी है, एक COH भी है। पर इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे, नंबर 3 इसको देंगे, नंबर 4 इसको देंगे, नंबर 5 इसको देंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि नंबर 6 मुझे CH3 को देना चाहिए या CHO को देना चाहिए?
नंबर 6 मुझे CHO को देना चाहिए या CH3 को देना चाहिए? चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं CHO को देना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं CH3 को देना चाहिए। आपको एक बात बता देता हूं मैं, जब भी हम IUPAC नंबरिंग की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे, एक बार हमने एक फंक्शनल ग्रुप को अगर सिलेक्ट कर लिया फॉर सेकेंडरी सफिक्स, तो दूसरा वाला फंक्शनल की का जो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए वो सिर्फ प्रीफिक्स का बचता है। लेकिन यहां एक खास बात क्या है कि अगर मैं नंबर 6 इसको देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे नंबर 6 दे दिया, अभी जो चेन मैंने सिलेक्ट की है इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है। अभी जो बोर्ड पे आपको नंबरिंग दिख रही है उसके अकॉर्डिंग हाउ मेनी ब्रांचेस वी आर हैविंग इन दिस स्ट्रक्चर, 2 ब्रांचेस है, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं यहां पर इसको हटा करके और इसको नंबर 6 दे देता हूं, अब मेरे पास में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे? नहीं, आप लोग गलत कर रहे हैं। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यहां पर 3 हो जाएंगे। हिमांशु ने सही बोला है, बाकी लोगों ने, कार्तिक निगम ने भी सही बोला है। आपको मालूम होना चाहिए कि CHO को जब आप नंबर दे देते हैं तो इसका एक स्पेशल प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, तो वो ऑक्सो प्रीफिक्स यहां पे हम लोग यूज करेंगे। तो एक हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट ये मिथाइल, एक हमारे पास में ये मिथाइल और एक इसका ऑक्सो। तो अब जो हम नेमिंग करेंगे उसमें देखेंगे 2,5 डायमिथाइल, 2,5 डायमिथाइल 6 ऑक्सो, एंड यहां पे आप देखेंगे टोटल 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्स, हेक्स के बाद में 3 4, तो 3 पे इन, 3 और 4 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन ओइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेमिंग होगी। चलिए, तो जिन लोगों ने भी ये नाम दिया है सही है, अगर दूसरा नाम दिया है तो गलत है। तो आप अपने क्वेश्चन को 1 मार्क्स दे सकते हैं अगर आपका ये नाम सही है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें पूछा था नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो। अब आप देखिए कि आपको सिर्फ कायरल एटम निकालना है, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है ये स्ट्रक्चर दिया हुआ था। अब यहाँ पे कौन कौन से कार्बन कायरल होंगे, तो यहाँ देखें ये वाला कायरल है, क्यों, इधर का लिंकेज इधर का लिंकेज तीनों अलग है, एक तो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी हमारे पास में कायरल होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी हमारे पास में कायरल होगा, यहां कोई कार्बन नहीं है बच्चों। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी कायरल होगा। तो टोटल कायरल एटम हमारे पास में कितने हो जाएंगे, आंसर विल बी 4। ये इंटीजर में ही आया था, तो नंबर ऑफ कायरल एटम 4 होंगे। 5, अच्छा हाँ सॉरी, एक यहां पर भी है, यहां पर भी है, इट इज 5। तो टोटल हमारे पास में 5 कायरल कार्बन एटम्स आर देयर, करेक्ट। तो जिन्होंने भी आंसर 5 लिखा है दे कैन गिव 1 मार्क्स, ओके। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन डिग्रीज ऑफ एसिडिटी। अब बच्चों यहां पे आपको पता है कि जब हम एसिडिटी की बात करते हैं तो ये हमारा टर्मिनल अल्काइन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये 2 फिनॉल है। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको जनरली याद रखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से बेटर होता है और फिनॉल जो है वो अल्काइन से बेटर होता है, ये तो जनरल है। इसका मतलब बी को हम पहले लिख सकते हैं, सी डी में हमको डिसाइड करना है, और हम ए को सबसे आखिरी में लिख सकते हैं। अब अगर हम सी और डी की बात करें तो ये भी फिनॉल और ये भी फिनॉल है, लेकिन इसके लिए ये -M और -I ग्रुप एग्जिबिट करेगा इसके लिए, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो सिर्फ I होगा, क्योंकि इसके लिए मेटा पोजीशन है और इसके लिए ये पैरा पोजीशन पे है। इसका मतलब सी वाला डी वाले से बेटर होगा,
तो इसके बाद में सी, इसके बाद में डी। तो आपका जो ऑर्डर आएगा बी सी डी ए। जिन्होंने ये ऑर्डर लिखा है वो आप लोग 1 मार्क्स इसको दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following compound produces an optically inactive compound on hydrogenation? हाइड्रोजनेशन बच्चों आपने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है। अब देखिए जब हम इनका हाइड्रोजनेशन करने जाएंगे तो आपको पता है कि हाइड्रोजनेशन में जो आपके डबल बॉन्ड हैं, ये डबल बॉन्ड हम लोग रिप्लेस कर देंगे सिंगल बॉन्ड से। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजनेशन करता हूं, अभी देखिए अभी ये कायरल है, यहां पर देखो ये भी कायरल है, यहां पर देखो ये भी कायरल है और यहां पर ये भी कायरल है। लेकिन जब मैं इसका हाइड्रोजनेशन करता हूं तो आफ्टर हाइड्रोजनेशन ये आपका जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया। और अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड खत्म हो गया तो वो आपका अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। बट अभी भी आप देखेंगे हाइड्रोजन मिथाइल, यहां पे प्रोपाइल और यहां पर आइसोब्यूटाइल। तो इसका मतलब है कि ये अभी भी कायरल है। तो पहले भी कायरल था, अभी भी कायरल है। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करेंगे, डबल बॉन्ड हमने सिंगल से कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास में जो अभी कार्बन है, इस कार्बन पर चारों ग्रुप अभी भी अलग है, मिथाइल हाइड्रोजन, दिस इज प्रोपाइल एंड दिस इज इथाइल। तो पहले भी कायरल था, अभी भी कायरल है। Which of the following compound produces an optically inactive compound? मतलब हमको अकायरल ढूंढना है प्रोडक्ट में, तो अकायरल ढूंढना हमारा टारगेट है। जब इसकी हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आफ्टर हाइड्रोजनेशन, तो अभी आप देखेंगे कि सी वाले में आपके पास में इधर और इधर आइडेंटिकल ग्रुप आ गया है। इट मींस दैट यहां पर हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी द आंसर। ये हमारा आंसर होगा। पहले कायरल है, बाद में ये अकायरल हो गया। लास्ट वाले को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो लास्ट वाले में आप देखेंगे कि हमारे पास में जो अल्काइल ग्रुप्स हैं पहले भी डिफरेंट थे और अभी भी डिफरेंट है, मतलब स्टिल इट इज कायरल। तो आंसर विल बी सी। तो जिन्होंने भी सॉरी बी, तो जिन्होंने भी बी मार्क किया है बेसिकली दे कैन गिव 1 मार्क्स टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड Which one of the following compound possess the most acidic hydrogen? देखिए जब हम हाइड्रोजन के एसिडिटी की बात करेंगे तो यहां से जैसे ही हम इस हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहां पर एक माइनस चार्ज आएगा, यहां पर हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यहां एक माइनस चार्ज आएगा, यहां से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यहां एक माइनस चार्ज आएगा, यहां से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यहां एक माइनस चार्ज आएगा। अब देखेंगे बच्चों कि यहां पर रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। जब इन तीनों की हम बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि दो दो विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन, दिस इज नोन एज एक्टिव मिथिलीन। ये वाला भी एक्टिव मिथिलीन, लेकिन यहां पर 3 विड्रॉइंग है, रेजोनेंस भी कर रहा है और विड्रॉइंग ग्रुप भी है। रेजोनेंस मतलब विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस, तो आप देखेंगे कि डी वाला मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव है तीनों के साथ में रेजोनेंस करेगा, तीनों विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा डी वाला। चलिए देन अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चों, अगला क्वेश्चन में बेसिकली आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कुछ उससे रिलेटेड है, क्योंकि हम अभी एलिमिनेशन की बात करेंगे और एलिमिनेशन में हमको सॉल्वेंट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, जो हमने पहले एक दिन बात की थी। और दूसरा हम लोगों ने सॉल्वेंट के साथ साथ एक लिविंग ग्रुप की बात भी की थी, तो मैंने 2 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड लिया है। अब यहां देखिए, यहां पर मेरे पास में कौन कौन से सॉल्वेंट है जो प्रोटिक है। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है। प्रोटिक सॉल्वेंट मैं पहले मार्क कर देता हूं आंसर्स। एक ये प्रोटिक सॉल्वेंट में आता है, देन इसके बाद में एक ये प्रोटिक सॉल्वेंट में आता है, एक ये प्रोटिक सॉल्वेंट में आता है, एक ये प्रोटिक सॉल्वेंट में आता है। तो बच्चों अगर मैं आपसे आंसर की बात करूं तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4। तो जिन्होंने आंसर 4 मार्क किया है वो अपने उसमें 2 मार्क्स जोड़ सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक दिन बीच में और समझाया था
उस दिन मैंने सॉल्वेंट को लेकर के बात जरूर की थी, आज मैं और ज्यादा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब बेसिकली ऐसे सॉल्वेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ दीज 3 एटम, इनके साथ में अगर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। बेसिकली हमारा कहना है इट इज ए पोलर हाइड्रोजन एटम। पोलर हाइड्रोजन एटम, अब पोलर हाइड्रोजन एटम वही होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होगा। ये मैं एक बार पहले बात कर चुका हूं आपसे, लेकिन मैं दूसरी बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बताइए यहां पर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, H2O में OH बॉन्ड है, मतलब बेसिकली हमारा कहना है कि कंपाउंड विथ OH बॉन्ड, कंपाउंड विथ NH बॉन्ड, और कंपाउंड जिसके अंदर हम लोग F से H अटैच हो, तो इनकी बात करते हैं। तो N से हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, O से और F से अटैच होना चाहिए। यहां देखो O से अटैच है तो ये एक हो जाएगा, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O OH ये हो जाएगा, यहां पर भी मिथेनॉल OH ये हो जाएगा, NH बॉन्ड अमोनिया में ये हो जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी कंपाउंड है उनमें ये हाइड्रोजन एटम, जैसे हाइड्रोजन इसमें भी एसीटोन में, लेकिन हाइड्रोजन किससे अटैच है? यहां कार्बन से अटैच है। अगर हाइड्रोजन एटम कार्बन से अटैच है तो फिर वो कभी भी प्रोटिक में नहीं आएगा। हाँ, THF का फुल फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ THF। फ्यूरेन आप लोगों ने एरोमेटिसिटी में पढ़ा होगा। अगर मैं यहां पर ये लगा देता हूं 2 डबल बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरेन, दिस इज नोन एज फ्यूरेन। और अगर मैं यहां पर टेट्राहाइड्रो मतलब डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके यहां पे 4 हाइड्रोजन एटम लगा दूं तो ये आपका हो जाएगा THF। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ THF। ये डाइथाइल ईथर, इसको हम लोग बोलते हैं DCM, डाइक्लोरोमीथेन। HMPT, इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताता हूं। पहले आप लोग एक काम करिए, जल्दी से अपनी कॉपी में जिनको मैंने सर्कल बनाया है उनको लिखिए एक साइड में एज ए प्रोटिक सॉल्वेंट, और बाकी जितने भी जिनको मैंने सर्कल नहीं बनाया है उनको आप लोग लिखेंगे ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ये काम जल्दी से करिए अपनी कॉपी में, क्योंकि आपको ये आना चाहिए बच्चों। अब हम इसको आगे यूज करने वाले हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि फिर से आप लोग इसको नोट कर लें। क्वेश्चन के बहाने ही आपको कम से कम जो है ये रिवाइज हो जाएगा आज। HMPT या HMPA, अभी मैं बात करता हूं इसकी। अगर नोट कर लें तो आप मेरे को बताइएगा। इस क्वेश्चन में जिनका आंसर 4 है वो आप मार्क्स दे सकते हैं ना, 2 मार्क्स अपने उसमें दे सकते हैं जिनका आंसर यहां पर 4 आ रहा है, और जिनका आंसर 4 से अलग है 0। चलिए कर लिया बच्चों नोट सभी ने? सभी लिखना जरूरी है, ये आगे हमको बहुत काम आएंगे। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों में काम आएंगे ये। RS नहीं निकालेंगे फर्स्ट वाले में, सिर्फ कायरल एटम पूछा है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना पूछा है। RS क्यों निकालेंगे? नंबर ऑफ कायरल एटम के लिए RS की जरूरत क्या है? चलिए HMPT का फुल फॉर्म लिखिए, HMPT का फुल फॉर्म लिखिए। या हटा रहा हूं मैं THF को, हेक्सामिथाइलिन फॉस्फोरिक एसिड ट्राइअमाइड। देखिए
आपको पता है फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, P डबल बॉन्ड ओ OH OH OH। अब मैं वहां पर क्या कर रहा हूं, अमाइड, तो N और N पे लगा रहा हूं मैं Me2, ऐसे मुझे 3 लगाना है। ये होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये, और ये इसका स्ट्रक्चर है हेक्सा मिथाइल। आप देखेंगे यहां पे 6 मिथाइल ग्रुप है, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरिक एसिड ट्राइअमाइड। तो दिस इज ए सॉल्वेंट बट नॉट ए प्रोटिक, तो ये एप्रोटिक में ही आएगा। चलिए, अब अगर मान लीजिए कोई हमसे ये पूछ लेता कि पोलर और नॉन पोलर, तो ध्यान रखेंगे यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे आपको दिए हैं उसमें से इसको छोड़ दो अगर मैं, दे ऑल आर प्रोटिक, तो जिसको मैंने स्क्वायर में लिखा है हेक्सामिथाइल, नितीश, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिक एसिड ट्राइअमाइड, ये इसका पूरा नाम है बच्चे। चलिए, ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है बच्चों, ये बेंजीन है। तो जनरली कभी कभी हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो ध्यान रखना सब पोलर है एक्सेप्ट दिस, बेंजीन यहां पर नॉन पोलर है। सार्थक फर्स्ट वाले क्वेश्चन में IUPAC नेमिंग के लिए उसमें कायरल एटम के लिए RS नहीं लिखेंगे बेटा, उसके ऑप्शन में RS नहीं दिया है, इसलिए RS की बात नहीं की हमने, सिंपल IUPAC सिस्टम। और दूसरी बात है, क्या मैंने स्ट्रक्चर बनाते समय क्या वहां पर 3D स्ट्रक्चर वेज डैश में रिप्रेजेंट किया था, क्या उस कायरल एटम को मैंने वेज डैश के फॉर्म में दिया था, नहीं दिया था। अब सिंपल स्ट्रक्चर में आप अपने मन से RS कैसे डिसाइड करेंगे, टेल मी द आंसर। RS डिसाइड करने के लिए आपको क्या देना चाहिए था, वेज और डैश फॉर्मेट में क्वेश्चन बनना था। चलिए, प्रोटिक ओनली सर्कल 1, अरे देवता वो तो नॉन पोलर है, स्क्वायर बॉक्स वाला नॉन पोलर है, सर्कल वाले जो है ये प्रोटिक हैं। प्रोटिक तो हमेशा ध्यान रखना पोलर ही होते हैं, तो ये जो सर्कल वाले हैं ये प्रोटिक है, स्क्वायर वाला नॉन पोलर है। तो सर्कल वाले को छोड़ के बाकी को मैं एप्रोटिक बोल सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये वाला कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। अब आते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन का ऐसा है, इन्होंने पूछा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑर्डर फॉर लिविंग ग्रुप। तो बच्चों यहां पे लिविंग ग्रुप का अगर हमसे ऑर्डर पूछा गया है तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि लिविंग ग्रुप का ऑर्डर देखते कैसे हैं। क्या आपको याद है मैंने आपको लिविंग ग्रुप का कुछ तरीका बताया था, लिविंग ग्रुप का मैंने कुछ तरीका बताया था, कुछ याद आ रहा है क्या? जो भी लिविंग ग्रुप होगा उसका हम लोग एसिड लिखेंगे, और जो एसिड लिखेंगे उसकी एसिडिटी ऑर्डर से कॉन्जुगेट बेस निकालेंगे, और कॉन्जुगेट बेस जितना वीक होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ये मैं एक दिन आपको पढ़ा चुका हूं, मुझे अच्छे से याद है, आप लोगों को याद आना चाहिए। यस, कुछ लोग लिख भी रहे हैं वीक कॉन्जुगेट बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अब जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, इसका एसिड कौन है भैया, इसका है HF, इसका कौन है, इसका है HCl, इसका कौन है, इसका है HBr। एसिड लिखने का तरीका तो H लगाना होता है। इसका कौन है, इसका है HI। अब जल्दी से मुझे बता दो इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो सबसे अच्छा एसिड हो गया HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो किसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा, जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग होता है कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। इसका मतलब I minus will be the weakest conjugate base और I minus should be the best living group। इन चारों में I नेगेटिव सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। क्या आपको लिविंग ग्रुप देखना आया है? रिप्लाई मी फास्ट। तो अब बताइए क्या पहला वाला हमारा ऑर्डर जो दिया हुआ है वो सही है क्या? जो फर्स्ट है वो हमने
लिखा है वो गलत लिखा है। एक्चुअल में लिविंग ग्रुप का ऑर्डर जो दिया है उससे उल्टा हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको यहां पर कुछ सिखाया है, उससे मुझे बताओ बी वाले में क्या होगा, उससे मुझे बी वाले में समझाओ क्या होगा। बी वाला जो ऑर्डर है वो सही है कि नहीं? प्रणीत, वीक कॉन्जुगेट बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, ये लाइन लिखो, और ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूं। वीक कॉन्जुगेट बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। चलिए, सेकंड वाला ऑप्शन सही है या गलत है लिविंग ग्रुप ऑर्डर के हिसाब से? इसका अपन बनाते हैं एसिड, इसका एसिड होगा PH OH, इसका एसिड होगा H2O, इसका एसिड होगा CH4। जल्दी से बताओ, PH OH वाटर और मीथेन में कौन अच्छा एसिड है? फिनॉल, वाटर और मीथेन में अच्छा एसिड कौन है? इतना तो अपने को देखना आता ही होगा। यस, फिनॉल। 1 2 3 इज द एसिडिटी ऑर्डर। अब बताइए, अगर एसिडिटी का ऑर्डर ये है तो कॉन्जुगेट बेस किसका वीक हुआ? फिनॉल का वीक होना चाहिए। और अगर कॉन्जुगेट बेस फिनॉल का वीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो वीक कॉन्जुगेट बेस है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। भैया, अपनी कॉपी में सिंपल स्टेटमेंट लिखो, जो वीक कॉन्जुगेट बेस है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। या दूसरा, जिसका एसिड बहुत अच्छा है उसका लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा है। एसिड अच्छा, लिविंग ग्रुप अच्छा, एसिड अच्छा, लिविंग ग्रुप अच्छा। कोई एक चीज दिमाग में रखो जो तुम्हारे दिमाग में ठीक से बैठ जाए। इज इट ओके? क्या ये बात समझ में आई है आपको? तो अब बताओ, यहां पर एसिड अच्छा तो लिविंग ग्रुप अच्छा, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर जो दिया है हमको, ये ऑर्डर करेक्ट दिया हुआ है, तो सेकेंड ऑर्डर इज करेक्ट। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं थर्ड में, थर्ड वाला ऑर्डर जो दिया है वो सही है या गलत है? थर्ड वाला ऑर्डर जो दिया है वो सही है या गलत है? नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रिप्लाई कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। देखो, आप लोगों की क्लास की मैं प्रॉब्लम बता दूं, टेस्ट में अपीयर होने वालों की संख्या बहुत कम है। अगर मैं दो बैचेस में कंपेयर करूं तो आपकी बैच में टेस्ट में अपीयर होने वालों की संख्या बहुत कम है। या तो आप ओवर स्मार्ट है या अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझ रहे हैं। परेशान होंगे आप ही आगे जाके, ध्यान रखना। ये रिप्लाई भी बहुत कम आता है। कम से कम आंसर देने की आदत डालिए। फालतू के चैटिंग के लिए मैं मना करता हूं, पर आंसर देना सीखिए। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें अगर हम एसिडिटी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका इथेनॉल, ये हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड, और ये हो जाएगा आपका CH3SO3H। अब अपन जानते हैं सल्फोनिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक से ज्यादा अच्छे होते हैं, तो एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, रेड वाले एसिडिटी ऑर्डर के लिए है। अब हमने क्या बोला? एसिड अच्छा, लिविंग ग्रुप अच्छा। एसिड अच्छा, लिविंग ग्रुप अच्छा, उल्टा ऑर्डर है, बिल्कुल सही। तो थर्ड वाला हमारा गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में जल्दी से रिप्लाई करके बताइए मुझे, क्या ये ऑर्डर सही है या ये ऑर्डर गलत है? क्या ये ऑर्डर सही है या गलत है? डी वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों के जवाब सही आने लगे हैं। ये करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसका जो एसिड बनेगा ये स्ट्रॉन्ग -I विड्रॉइंग है, तो ये एसिड सबसे अच्छा है। उसके बाद ये एसिड है। मिथनॉल और वाटर में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना मिथनॉल हमने पहले लिखा है, तो मिथनॉल वाटर से अच्छा और वाटर अमोनिया से अच्छा है। तो एसिडिटी का ऑर्डर, इसका एसिड सबसे अच्छा, तो इसका लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा है, और ये सबसे आखिरी में आएगा। चलिए, लास्ट वाले में बात कर लेते हैं। लास्ट वाले में क्या करेंगे? यहां H लगाएंगे, यहां H लगाएंगे, यहां H लगाएंगे, यहां H लगाएंगे। तो इसमें भी आप देखेंगे बच्चों कि ये ऑर्डर करेक्ट है, क्योंकि इसका अगर H लगाते हैं तो एसिडिटी का ऑर्डर
अब मैं आप लोगों से बोलूंगा, अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखा है तो ये जल्दी से नोट करें, क्योंकि ये हमारे बहुत काम में आएगा। ऑल दी एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट जो हैं, लास्ट क्वेश्चन कांट सी प्रॉपरली, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा ये हो सकता है कि कोना जो है वो आपका वो हो जाए। तो मैं 1 मिनट, है ना, ये हमारा ये सही है, ये हमारा गलत है, और ये दोनों सही है। अब आपको ये प्रॉपर दिख रहा है, जल्दी से इसको नोट कर लें। स्क्रीन मुझे दिख रही है। आपने क्वेश्चन 5 में गलत आंसर लिया है, CN होगा गुड एसिडिक हाइड्रोजन। देव 3 विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, तीनों के साथ में नेगेटिव रेजोनेंस में है, CN में 2 है, तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस है वो होगा, ठीक है ना। तो मैंने गलत नहीं लिया है, आप गलत सोच रहे हैं। -M वाला ग्रुप सभी रेजोनेंस में -M है, CNB और CO नेगेटिव, ईस्टर भी। शांति से सोचिएगा जरा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है प्रॉपर यार बेटा, स्क्रीन पे हमको प्रॉपर दिख रहा है यार। यहां ऊपर की लाइन से मतलब नहीं ना, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, इस हेडिंग से मतलब है अपना, जो तुमको नोट करना है वो ये है। क्वेश्चन तो मैं पहले टेस्ट करवा चुका हूं, मैं तो आप बोल रहा हूं कि अभी आप इतना लिखो कि ये ऑर्डर लिविंग ग्रुप का है, बहुत जगह काम में रहेंगे हम। और बाकी बच्चे सब लिख रहे हैं कि हमें दिख रहा है। कायरल में कार्बन पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाज अबाउट दी कायरल कार्बन, नॉट कायरल एटम। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, उसका बेस, ये ध्यान रखना, वो एसिड लिविंग ग्रुप नहीं है बेटा, उसका कॉन्जुगेट बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। जितना अच्छा एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, ऐसा। चलिए अब आप लोग जल्दी से मुझे अपने मार्क्स बता दीजिए। तो टोटल टेस्ट हमारा 9 मार्क्स का था, जल्दी अप्लाई करिए आप अपने मार्क्स, मैक्सिमम विल बी 9। ओहो वेरी गुड, 9 मार्क्स, भाव्या बहुत बढ़िया। 7 वाले तो बहुत हैं, 6 वाले भी बहुत हैं, गुड गुड। 8 वाले वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो पहले तो क्या है कि मुझे आप लोगों की क्लास में थोड़ा सा जो गंदा लग रहा है वो ये कि आप लोगों में टेस्ट देने का इंटरेस्ट कम है। तो आप अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं अपना इंटरेस्ट क्यों बनाऊंगा आपसे टेस्ट लेने के लिए। तो जितने लोग भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं, डोंट बी कंसिडर यूरसेल्फ एज ए ओवर स्मार्ट। अगर मान लो आप नहीं ध्यान देंगे ना इन चीजों पे तो आगे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अभी स्टार्टिंग है, अभी से सुधरोगे, जब जाकर के जो है जब सिलेबस आगे बढ़ेगा तो कंफर्टेबल रहोगे। 2 महीने बाद में फिर बैठ के जब बोलोगे कि सर अब हमसे नहीं हो रहा है, उस समय कुछ नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जो कंसेप्ट है वो पढ़ाना जरूरी था। मुझे पता था कि टेस्ट में आज टाइम ज्यादा लगेगा। THF इज प्रोटिक और नॉट, बेटा मैंने सर्कल बनाने में THF को सर्कल थोड़ी बनाया था, THF इज ए प्रोटिक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग पिछली क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था, पिछली क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था एलिमिनेशन वाला। तो अब हम लोग आ जाते हैं, मैंने आप लोगों को शायद अल्फा एलिमिनेशन समझाया था उस दिन, और अल्फा एलिमिनेशन में कुछ आया था जिसके बारे में हमको बातें करनी थी, थोड़ी सी बातें हम लोग उसके बारे में कर लेते हैं। क्या बात कर रहे थे हम लोग? अल्फा एलिमिनेशन के लिए हमने जो एग्जांपल लिया था वो ये लिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CCl3 माइनस, और इसके बाद में फिर इट गेट कन्वर्टेड टू CCl2 एंड Cl माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। देखिए
यहां पर आप देखेंगे तो जब तीनों Cl एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो अपने आप यहां पर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और उस पोलैरिटी का फायदा उठाते हुए ये जो बेस है हमारा, ये जाकर के इस हाइड्रोजन को यहां से खींचेगा। जैसे ही वो हाइड्रोजन वहां से निकल के गया प्रोटॉन के फॉर्म में, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो अब हमारे पास जो Cl है, क्योंकि हम जानते हैं कि दे आर ए गुड लिविंग ग्रुप, तो वो लिविंग ग्रुप यहां से निकल करके जाएगा, और अगर मान लीजिए वो निकल के जाता है तो देखिए क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो लेके चला जाएगा। तो कार्बन के पास में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन कार्बन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं माइनस चार्ज का कंसेप्ट बताता हूं। इस स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल कार्बन के इलेक्ट्रॉन है 4, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे बात समझ में, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसके 8 है, उसमें से शेड इलेक्ट्रॉन उसके 4 हैं। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो कार्बन के वैलेंस शेल में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। अब अगर मान लीजिए कार्बन इलेक्ट्रॉन कम करता है 4 से तो प्लस आएगा, और ज्यादा लेता है तो माइनस आएगा। अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर में कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल 8 है, 3 बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, पर कार्बन के हिस्से में कितने हैं, शेड कितने काउंट करेंगे, तो देखिए कोई भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हमेशा 50-50 काउंट होता है, तो एक Cl का, एक कार्बन का, एक Cl का, एक कार्बन का, एक Cl का, एक कार्बन का, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर शेयरिंग वाले हैं, और एक लोन पेयर है, तो कार्बन के पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 5, और हमने क्या बोला 4 से अगर ज्यादा है तो माइनस, और 4 से अगर कम है तो प्लस, इसलिए यहां पर हमने माइनस लिखा। अब इधर इसका यहां पे आते हैं, यहां पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कार्बन के पास में 2 बॉन्ड है, इसका मतलब एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक मिलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो शेड के हो जाएंगे उसके, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने, 4 है, इसलिए नो चार्ज, ना तो प्लस आएगा ना माइनस आएगा। लेकिन ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है, मैं इसके बारे में आपको क्या बोलना चाहता हूं, पहले तो समझिए, ये आपका जो है 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट कैन बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है। याद करो यार बच्चों, हमने ऐसा पढ़ा था क्या कि अगर किसी एटम के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाए तो इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, क्या हम इसको ये बोल सकते हैं क्या कि यहां पर अगर मान लीजिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे हम क्या बोलते हैं कि कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो यहां पर हम लोग जो है अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास में 8 से कम है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर भी हम लोग रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। तो जब कार्बीन बनेगा तब हम लोग रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, तो कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। अब यहां पर एक और चीज है बच्चों, ये जो हमारे पास में कार्बीन है, ये कार्बीन डाइक्लोरोकार्बीन की बजाय मैं जनरल बात कर रहा हूं, ये जो कार्बीन है, इस कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑर्बिटल में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये अलग अलग ऑर्बिटल में हो। अगर ये एक ही ऑर्बिटल में है तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंगलेट, और अगर ये अलग अलग में हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। नाउ सिंगलेट और ट्रिपलेट में डिफरेंस क्या है, सिंगलेट और ट्रिपलेट में सिर्फ इतना डिफरेंस है बच्चों कि यहां पर हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और यहां पर हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन है sp, या हमारे पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल है, 1 वैकेंट ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि 4 ऑर्बिटल हैं, 2 ने बॉन्ड बनाया, 1 ने लोन पेयर रखा, और यहां पर हमारे पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो बेसिकली हमको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बीन ऐसा होता है क्योंकि हमने पहले 3
इंटरमीडिएट तो इंट्रोड्यूस किए थे, अब ये हमारे पास में चौथा है। जल्दी से इसको आप लोग नोट करें। रिमूव कर दें। लोन पे डिफरेंट ऑर्बिटल में रीअरेंज के बाद जाएंगे बेटा, वो फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, वो फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अभी आपने ध्यान दिया होगा कि यहां पर जो मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं, ये हेट्रोलिटिकली मैंने बॉन्ड तोड़ा है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे, एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे, तो वो एज ए लोन पेयर रहेंगे। और ऐसे ही हम लोग आगे बनाएंगे इसको। इसका फॉर्मेशन नहीं सिखा रहा हूं मैं अभी आपको, मैं बता रहा हूं कि एक ही ऑर्बिटल में लोन पेयर हो सकते हैं तो सिंगलेट बोलते हैं, अलग अलग में भी इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकते हैं। तो जब अलग अलग में इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे देन इट इज नोन एज दी ट्रिपलेट। तो बेसिकली यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ट्रिपलेट की, ट्रिपलेट मतलब इट इज ए डाई रेडिकल, दो रेडिकल जैसा दिखेगा, दो ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ट्रिपलेट वो होता है जिसके अंदर दो ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। sp3 कैसे होगा बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला जो होता है वो तो अनहाइब्रिड में आएगा। भाई हमारे पास में क्या हो रहा है, दो ऑर्बिटल है उसमें एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनहाइब्रिड है। और दो बॉन्ड है तो बॉन्ड वाले क्या हो जाएंगे आपके, sp हाइब्रिडाइज। नहीं, ट्रिपलेट वाले को लोन पेयर नहीं बोल सकते ना बेटा, दो अलग ऑर्बिटल है, दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है। इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, दूसरा दूसरे में है। बना कैसे वो आगे सिखाऊंगा, वो आगे सिखाऊंगा। एक्चुअल में मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं कि इसको मैं कार्बिन बोलूंगा। कार्बिन का मतलब यह होता है, और कार्बिन में ऐसे दो कैटेगरी होती है। हाँ, इसको डाई रेडिकल बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग डाई रेडिकल बोल सकते हैं। बेसिक डिफरेंस होता है लोन पेयर और चार्ज में। यार बेटा लोन पेयर और चार्ज का यहां पर डिफरेंस क्या बोलना चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भाई लोन पेयर होना मतलब बेसिकली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज इज फॉर्मल चार्ज। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला था कि हमको नेक्स्ट बात करनी है बीटा एलिमिनेशन पे। बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन के हमने जो डिवीजन बनाए थे उसमें आता है एक E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1CB एंड EI। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन बायमॉलिक्यूलर। मॉलिक्युलरिटी आप लोगों ने बच्चों पढ़ ली है। इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म लिखवा रहा हूं मैं, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर वाया कॉन्जुगेट बेस। और EI जो होता है इट इज एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर। ओके, तो ये हमारे पास में
बीटा एलिमिनेशन की 4 कैटेगरी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एक को इंट्रोड्यूस करते हैं। CCl3 में नेगेटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज है। बेटा चार्ज जब भी होता है वो फॉर्मल चार्ज ही होता है। अगर हम कहीं पर भी चार्ज लिखते हैं ना तो वो फॉर्मल चार्ज को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे E1 और E2 को लेकर के। पहले हम इसको कंपेयर करना सीखेंगे, एलिमिनेशन का बेसिक मतलब सीखते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विथ E1 एलिमिनेशन। हम लोग E1 से बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, E1 एंड E2 दोनों को एक्चुअल में कंपेरेटिवली बात करना है। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए क्या आपको याद है हमने एलिमिनेशन के लिए क्या लिखा था? हमने एलिमिनेशन के लिए लिखा था कि अगर हम कोई भी 2 ग्रुप और एटम को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करना, निकाल देना, अगर 2 ग्रुप और एटम को हम लोग रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो वो एक नया बॉन्ड डेवलप करेंगे। अब बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है? जो ग्रुप निकाले जा रहे हैं, जो ग्रुप निकल रहे हैं, जो एलिमिनेट हो रहे हैं, दे मस्ट बी फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन। वो पास पास से निकलना चाहिए, और उसमें भी एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो खुद एक लिविंग ग्रुप हो, जो खुद एक लिविंग ग्रुप हो। तो बच्चों यहां पर हमारे पास में इस स्ट्रक्चर में आपको लिविंग ग्रुप दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे लिखा है इसमें लिविंग ग्रुप क्या है? Cl इज ए लिविंग ग्रुप। चलिए तो मैं लिविंग ग्रुप को यहां पर मार्क कर देता हूं। और हमने क्या बोला है कि हम जब एलिमिनेशन की बात करते हैं तो या तो ग्रुप निकलता है, Cl के बारे में क्या बोलूंगा, ये निकलता है, और उसी समय में एक बेस की मदद लूंगा जो जाकर के यहां से इस हाइड्रोजन को निकाल के लाएगा। अब बताओ, बेस ने हाइड्रोजन को निकाला, Cl खुद निकला। जब ये दोनों ग्रुप निकल जाएंगे उस कंडीशन में क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू पाई बॉन्ड बिटवीन दीज 2 एटम? इनके बीच में एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और अगर मान लीजिए नया पाई बॉन्ड बन गया, अल्कीन बना, ये दोनों निकले, दिस इज व्हाट एलिमिनेशन। इसी को हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं। तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि बीटा एलिमिनेशन में होता क्या है। 2 ग्रुप, देखो मैं ग्रुप और एटम क्यों बोल रहा हूं, H और Cl एटम है। हो सकता है किसी और एग्जांपल में जब मैं आपसे बात करूं तो मैं किसी ग्रुप को रिमूव कर दूं। तो हमारा कहना है कि कोई भी ग्रुप या एटम अगर मान लीजिए यहां से निकलता है, एडजेसेंट पोजीशन से निकलता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू पाई बॉन्ड, देन इट इज नोन एज द एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा विशाल, मैंने अभी आपको E1 E2 पढ़ाया कहां है? बेटा वो पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। आपका क्वेश्चन है E1 एंड E2 कैसे हुआ, तो अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। कैसे हुआ ये तो अभी समय लगेगा ना। चलिए अब ये जो हमारे पास में एलिमिनेशन है, ये जो हमारे पास में एलिमिनेशन है, इसके 2 मैकेनिज्म हो सकते हैं, 2 पाथ हो सकते हैं। पाथ 1 समझना, पाथ 1 क्या है? पाथ 1 ये बोलता है कि सोचिए जरा, अगर मैंने ये एक कंपाउंड लिया, अगर मैं इस कंपाउंड को प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड कर दूं, अगर मैं इसको प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड कर दूं, तो हमने क्या बोला था कि जो भी हमारा लिविंग ग्रुप होता है इसका हमेशा एक ही रोना है। क्या? कि मैं जाऊं, लिविंग ग्रुप के बारे में हमने कभी बात की तो मैंने कुछ बताया होगा ना, लिविंग ग्रुप क्या करता चाहता है, लिविंग ग्रुप क्या बोलता है। आप
लिविंग ग्रुप हमेशा ये बोलता है कि भैया मैं जाना चाह रहा हूं, मैं जाऊं। कार्बन क्या करता है, उसको होल्ड करता है कि तू मत जा, क्योंकि कार्बन को पता है कि अगर वो चला गया तो कार्बन के जो टोटल बॉन्ड 4 है वो कितने बचेंगे, 3, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, इट बिकम एन इंटरमीडिएट। अब अगर मान लीजिए मैं इसको सुटेबल सॉल्वेंट प्रोवाइड कर दूं, क्या प्रोवाइड कर दूं मैं यहां पर, सुटेबल सॉल्वेंट प्रोवाइड कर दूं, तो इस सॉल्वेंट की प्रेजेंस के कारण आपको मालूम है कि कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन, सॉरी कार्बोकैटायन एंड एनायन, दे कैन गेट स्टेबलाइज्ड बाय दिस सॉल्वेंट इफेक्ट। जैसे क्या होता है, अपन यहां पर लिखते हैं, मान लीजिए मेरे पास में एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, R पे डेल्टा पॉजिटिव, X पे डेल्टा नेगेटिव, ये मैंने लिया, और मान लीजिए मैं इसके अंदर क्या करता हूं, पानी डाल देता हूं। अब बताओ पानी जाकर के इसके साथ में कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो पानी क्या करेगा, ये जो हमारे पास में RX है, इसके आसपास सॉल्वेशन का एक स्फीयर क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और जब सॉल्वेशन का स्फीयर क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि सॉल्वेशन का स्फीयर मतलब अट्रैक्शन, एंड अट्रैक्शन रिलीजेस एनर्जी, और वो एनर्जी क्या होगी, इस RX बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगी। फिर ये जो सॉल्वेंट है इसने क्या करा, इस बॉन्ड को तोड़ दिया और एक R पॉजिटिव और X नेगेटिव को अलग कर दिया, R पॉजिटिव के आसपास सॉल्वेंट की लेयर, X के आसपास सॉल्वेंट की लेयर। तो हो क्या रहा है बच्चों, ये जो लिविंग ग्रुप है ना, ये लिविंग ग्रुप हमेशा चाहता है कि मैं जाऊं, और जाने के लिए उसको एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मतलब आपको मैं बता दूं, इफ यू आर हैविंग एनी गुडेस्ट लिविंग ग्रुप, जितने भी लिविंग ग्रुप है सबसे अच्छा वाला ले लो, एंड इफ यू डोंट प्रोवाइड मीडियम, एंड इवन उसका खुद का भी मीडियम अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई भी लिविंग ग्रुप जा ही नहीं सकता, क्योंकि एवरी कैटायन एंड एवरी एनायन दे नीड सम स्टेबलाइजिंग फैक्टर, उन्हें एक स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर चाहिए होता है, और वो फैक्टर अगर मान लीजिए यहां पर नहीं है, इफ दैट फैक्टर इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो वो ग्रुप कभी भी निकल करके नहीं जाएगा। अब सर आपने इसको लिविंग ग्रुप क्यों मान दिया, यार ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कोई भी अगर मैं कंसीडर करता हूं, जैसे मुझे पता कैसे चला कि X अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो मुझे पता चला HX इज एन एसिड, एसिड का कंजुगेट बेस वीक, वीक मतलब सीधी सी बात है गुड लिविंग ग्रुप, तो X मेरा गुड लिविंग ग्रुप है। अब ये गुड लिविंग ग्रुप क्या प्रिफर करता है, ये प्रिफर करता है मैं यहां से चला जाऊं, लेकिन कब चला जाऊं, जब मुझे कोई सपोर्ट करे, वो सपोर्ट करने वाला कौन है, सॉल्वेंट। तो अब ये सॉल्वेंट क्या करता है, इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देता है एक कैटायन में और एक एनायन में, बोथ आर स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू सॉल्वेशन। उसी समय बच्चों क्या हुआ, उसी समय हमने एक बेस भी ऐड करके रखा है। बेस क्या होता है, तो बेस के बारे में हमने पिछली क्लास में क्या बात की थी कि जो भी अपना लोन पेयर प्रोटॉन को दे दे, या दूसरे तरह से मैं बोलूं कि जो जाकर के प्रोटॉन को बाहर निकाल लाए, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो अब बताइए, इस कार्बन के पड़ोस के जो हाइड्रोजन हैं, क्या वो इस पॉजिटिव के साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं? Are these carbon hydrogen bonds are involving in the hyperconjugation? And if they are involving in hyperconjugation, भैया कार्बोकैटायन है तो हाइपरकॉन्जुगेशन है, तो जो लोग नो लिख रहे हैं वो नो क्यों लिख रहे हैं? आपने कार्बोकैटायन का हाइपरकॉन्जुगेशन पढ़ा होगा। एंड ऑल द हाइड्रोजन विच आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइपरकॉन्जुगेशन, दे आर नो बॉन्ड रेजोनेंस, और नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, दे आर एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां पर हमारे पास में ये कार्बन है तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, कैटायन के लिए तो ये तीनों अल्फा है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। हिमांशु आप कहां से काउंटिंग कर रहे हो अल्फा बीटा की भैया? जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन है उसके पड़ोस में तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, और वो 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो हमारे पास तो 9 एसिडिक हाइड्रोजन से बेस को क्या चाहिए, बेस को चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर वो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालता कहीं से भी,
तो मान लीजिए यहां से निकालता है, तो आप जानते हो कि एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा प्रोटॉन के फॉर्म में, तो नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव है, एंड दे लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब एक पाथ मैंने ये बताया, मतलब ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ना, मैंने क्या बोला, H और Cl निकल के डबल बॉन्ड बना रहा, पर H और Cl कैसे निकल रहा है? भाई मैंने क्या बोला कि मैं ए स्टेशन से बी पे जा रहा हूं, पर मैं ए से बी पे कैसे जा रहा हूं? मैंने जैसे ही लिखा कि मैं ए से बी पे जा रहा हूं, आपका क्वेश्चन आ गया, सर कैसे गए? मैं बोल रहा हूं कि पहले आपको मैंने ये बोला कि एलिमिनेशन ये है, कैसे हुआ? तो एक मैंने आपको तरीका बताया कि एक तरीका यह है कि जो भी मेरे पास स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। एलिमिनेशन की पहली कंडीशन क्या है? एलिमिनेशन की पहली कंडीशन क्या है? एलिमिनेशन के लिए एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए स्ट्रक्चर में। देयर मस्ट बी वन लिविंग ग्रुप इन द स्ट्रक्चर। देखिए आगे बात करते हैं अपन, इधर समझिए। मान लो मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर लिखता हूं। ये क्या लिखा है मैंने? ये मैंने लिखा आइसोब्यूटेन। क्या लिखा मैंने? आइसोब्यूटेन। आपके पास जो भी सबसे पावरफुल बेस है, मतलब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बेस कोई सा भी जो होगा, उसको उठा करके मैंने यहां पर डाला। पता है ये बेस इस मॉलिक्यूल के चक्कर लगाने के बाद में आपको क्या बोलेगा? भैया कुछ नहीं हो सकता यहां, कुछ नहीं हो सकता यहां, क्योंकि इसका इंटरेस्ट है प्रोटॉन में। प्रोटॉन आर पोलर हाइड्रोजन, एंड वेयर इज ए पोलर हाइड्रोजन? देयर इज नो पोलर हाइड्रोजन। ऑल दी CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड आर टोटली नॉन पोलर। इसका मतलब मैं से पूछा जाए कि क्या अल्केन में मैं एलिमिनेशन की बात कर सकता हूं क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं यार, अल्केन में तो एलिमिनेशन की बात नहीं होगी। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने जैसे ही यहां से थोड़ा सा चेंज किया, यहां पर मैंने कोई ग्रुप लगाया। अब ग्रुप में जनरली मैं X लिख रहा हूं। होता क्या है, आप लोगों को लगता है X मतलब हेलोजन। हाँ, X मतलब बहुत जगह हेलोजन होता है, पर X का मतलब हमारे लिए लिविंग ग्रुप भी है। जब भी हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना बच्चों, तो हमारा X दो चीज को यहां पे समझाने का काम करता है, मे बी हेलोजन एटम, मे बी लिविंग ग्रुप। पर ध्यान रखना यहां पर हमारा जो पर्पस होता है X से, वो लिविंग ग्रुप से होता है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कंडीशन क्या, X मस्ट बी गुड लिविंग ग्रुप। ये मेरी सबसे पहली कंडीशन है अगर मुझे एलिमिनेशन के बारे में सोचना है तो। वरना एलिमिनेशन के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, मैं एलिमिनेशन करवा ही नहीं सकता। अब कोई बोलेगा सर मान लो क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो फिर कभी भी हम एलिमिनेशन की बात नहीं करेंगे। सुनो, एलिमिनेशन के लिए यह कंडीशन तो कंपलसरी है, पर एक और चीज है। होता क्या है बच्चों, कभी कभी हमारे पास में एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, पर हम जो रिएजेंट मिलाते हैं वो रिएजेंट उसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। कभी कभी हमारे पास में क्या होता है, कोई ऐसा ग्रुप है जो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अब आपको मैं यहां पर एक ब्रीफ करता हूं अच्छा और बुरा लिविंग ग्रुप कैसे होता है। चलिए, क्या आपको पीके का आइडिया है? क्या आप लोगों को पीके के लेकर के आइडिया है? ऑलमोस्ट सभी लोग के के बारे में बात कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम में तो पीके के बारे में भी जानते हैं। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर मान लीजिए मेरे पास में पीके की वैल्यू 0 से कम है, लेस देन, एक मिनट, पीके की वैल्यू अगर मान लीजिए मेरे पास में लेस देन इक्वल टू 0, 0 से कम है। अब बताओ पीके की वैल्यू 0 से कम होना मतलब क्या ऐसा नहीं लगता है हमको
कि यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी होगी। याद करो किसका पीके माइनस में आता है, किसका पीके 0 से कम आता है, HI -9। एक टेबल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी जब मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था, आपके ग्रुप में डाली थी मैंने, याद आ रहा है क्या? HI जो है -9 होता है, HCl HBr जो है -8 होता है, HCl जो है वो -7 के आसपास होता है, H2SO4 की बात करें तो वो भी माइनस में है, H3O+ की बात करें तो माइनस में है। ये सब भयंकर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और अभी हमने क्या बोला था, भयंकर स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट बेस बहुत वीक होते हैं, एंड ऑल बहुत वीक जो कॉन्जुगेट बेसेस है दे आर गुड लिविंग ग्रुप। आप घूम के देखो, हम बातें जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड आ रही है। ये मेमोराइज करना है वो शीट नहीं बेटा, सिर्फ उससे अपने को बेसिक चीजें सीखना है, सब तुम्हें पता है। तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ के इतना सीख लिया है कि स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, एसिड कौन है, कौन एसिड नहीं है, ये आप जानते हो, ये आप जानते हो। तो आपको सब शीट लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको आइडिया लगाने के लिए। तो अब देखो जिनका पीके 0 से कम है, जिनका पीके माइनस में है, उनके जो कॉन्जुगेट बेस होंगे ना, पता है वो क्या होंगे, वो इतने भयंकर अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे कि उनको बस मौका मिला कि नहीं भट से निकल जाएंगे। जो भी माइनस वाले हैं, मौका मिला फट से गए। अब अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि यार मेरे पास में जो पीके की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, 10 या 10 से बड़ी। अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं पानी, जल्दी से बताओ पानी को क्या हम एसिड माने, पानी को क्या हम एसिड माने? मुझे तो नहीं लगता है कि हम पानी को एसिड मान सकते हैं। लिटमस टेस्ट तो देता नहीं है वो। अब तुम बोलोगे सर वो थोड़ा सा आयनाइज होता है, हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। लिटमस पेपर डिप करके टेस्ट आता है क्या? पानी में लिटमस डिप करते हैं तो टेस्ट आता है क्या? पॉजिटिव टेस्ट दे देता है क्या वो तो नहीं देता है। अल्कोहल हो गया, पानी हो गया, ये वो स्पेशीज है, ये वो स्पेशीज है जिनका पीके जो है वो 10 से बड़ा है। 10 से बड़ा मतलब समझ लो क्या, दे आर नॉट एट ऑल ए लिविंग ग्रुप, वो लिविंग ग्रुप होते ही नहीं है। और इनके बीच में जो वैल्यूज होगी उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं उनको? बैड लिविंग ग्रुप। अब ये जो 3 लिविंग ग्रुप है ना, इनकी कहानी समझ लो। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया गुड, बैड और वर्स्ट कैसे देखते हैं। इसको मैं वर्स्ट बोलूंगा, है ही नहीं, इसको मैं गुड बोलूंगा, गुडेस्ट भी बोल सकता हूं। और जो बीच की रेंज है वो हमारी क्या है, बैड लिविंग ग्रुप की है। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है अभी? आई थिंक इतना। अब जैसे मान लो कोई मेरे से बोले एसीटेट आयन, अब एसीटेट आयन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा ही होगा। क्या पढ़ा होगा कि यार उसका तो जो है 4.7447 उसका पीके होता है। तो मेरा सिंपल कहना है कि हमको वहां से पता चल तो गया, अरे यार ये तो बैड लिविंग ग्रुप है। क्या है? बैड लिविंग ग्रुप है। लेकिन कोई मेरे से बोले OH आयन, अब जल्दी बताओ OH आयन को मैं किस कैटेगरी में रखूंगा? OH को क्या मानूं मैं? OH तो वर्स्ट है ना, है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। OH आयन तो लिविंग ग्रुप के मामले में वर्स्ट लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि OH का एसिड कौन है? H2O, एसिड है ही नहीं H2O। अगर H2O एसिड नहीं है तो OH लिविंग ग्रुप नहीं है। आया समझ में? अब सुनो, अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है, लिविंग ग्रुप अगर अच्छा है तो जैसे ही मौका मिलेगा फट से जाने की कोशिश करेगा। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो। अगर लिविंग ग्रुप बैड है, मैंने बैड बोला है बीच वाला, अगर लिविंग ग्रुप बैड है तो वो जाने के लिए माहौल बनाएगा, लेकिन वो निकल के कभी खुद से नहीं जाता है। अच्छा लिविंग ग्रुप मौका मिलते ही खुद निकल के जाएगा। सर मौका क्या है? क्यों मौका है ना, अभी तो हमने बताया ये मौका है। एक प्रॉपर सॉल्वेंट मिला जो उसको सॉल्वेंट प्रोवाइड, सॉल्वेशन दे रहा है, तो ये उसके लिए मौका है, निकल गया, कार्बोकेटायन छोड़ गया, इसको बोलते हैं मौका। और जो बैड लिविंग ग्रुप है, ये बैड लिविंग ग्रुप जो है ये क्या है, माहौल बनाते हैं जाने के लिए, लेकिन जाते नहीं है। फिर क्या करेंगे सर? देखो क्या होता है,
अगर मान लीजिए कोई खुद से जा रहा है तो हमें मेहनत ही नहीं करना है। अगर कोई माहौल बनाता है लेकिन जाता नहीं है, तो जिस समय वो माहौल बनाए उसी समय धक्का मार दो उसको। आ रही बात समझ में? उसको उस समय क्या कर दे, हम धक्का मार दे। हाँ, एफ के बाद लिविंग ग्रुप की बात हुई थी हमारी, एफ को लेकर के। और जो वर्स्ट वाले होते हैं, अब जैसे OH आयन, अब OH आयन तो लिविंग ग्रुप ही नहीं है, लेकिन मेरे को OH को निकालना है। देखो एक बात बहुत क्लियर समझ लो, लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो खुद से निकलेगा, बैड होगा तो निकाला जाएगा। तो फिर वर्स्ट का क्या करें? वर्स्ट का मेकअप करेंगे और उसको अच्छा बनाएंगे, या उसको बैड में कन्वर्ट करेंगे। मैं इस हालत में बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा मेकअप करेंगे और मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई पहचानेगा नहीं, उस समय मैं अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाऊंगा। सर मेकअप करना मतलब क्या होता है? बेटा मेकअप करने का मतलब मैं उसको केमिकली चेंज करूंगा। जैसे OH इज ए वर्स्ट लिविंग ग्रुप, लेकिन मैं OH को प्रोटोनेट कर दूं। सोचो आफ्टर प्रोटोनेशन OH क्या हो जाएगा? जैसे मान लो मेरे पास में ये देखो ROH, OH इज ए वर्स्ट लिविंग ग्रुप। मैंने क्या करा? मीडियम को एसिडिक बनाया, एसिडिक बना करके मैंने इसको प्रोटोनेट कर दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ, अगर यहां से निकलता कोई ग्रुप तो कौन निकलता? OH ऊपर वाले से, और नीचे वाले से कौन निकल रहा है? नीचे वाले से तो H2 निकल रहा है। तो मेरा लिविंग ग्रुप भली OH था, पर मेकअप के बाद जो मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? वो मुझे H2O दिख रहा है। मतलब मेरे जितने भी वर्स्ट लिविंग ग्रुप है ना, या मैं बोलूं जो लिविंग ग्रुप नहीं है, अगर वो मेकअप करने से गुड या बैड में कन्वर्ट हो जाए तो भी मैं रिएक्शन करवा सकता हूं। लेकिन अगर मुझे एलिमिनेशन के बारे में सोचना है तो मुझे लिविंग ग्रुप चाहिए ही चाहिए। बिना लिविंग ग्रुप के एलिमिनेशन की बात नहीं होगी। बिना एलिमिनेशन मतलब बिना लिविंग ग्रुप के एलिमिनेशन की बात नहीं होगी। तो जल्दी से बताओ, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमें स्ट्रक्चर में क्या दिखना चाहिए? एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमें क्या दिखना चाहिए? लिविंग ग्रुप दिखना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब दूसरी कंडीशन, अब मान लो जैसे मैंने क्या बोला कि भैया लिविंग ग्रुप जो था वो तो निकल गया, लेकिन बाद में आपने ध्यान दिया क्या? यार मेरे को यहां पर लिविंग ग्रुप चला गया, पर एक बेस की भी जरूरत पड़ेगी, एक बेस भी चाहिए। दिख रहा है क्या आपको? लिविंग ग्रुप निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया, एक बेस भी चाहिए मुझे। तो दूसरी कंडीशन यह है कि यहां पर हमारे पास में बेस भी होना चाहिए। ठीक है, बेस इज रिक्वायर्ड। बेस कैसा होना चाहिए? भाई बेस होना चाहिए जो प्रोटॉन को अपने साथ ले जाए या अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को शेयर कर सके, बेस होना चाहिए बस। तो पहली बात तो जिन स्ट्रक्चर में ये चीज सेटिस्फाई होगी वहीं पर मैं एलिमिनेशन की बात करूंगा, वरना मैं एलिमिनेशन की बात ही नहीं करूंगा, ओके, चलिए अब वापिस से वही एग्जांपल लेता हूं, फिर ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी कहानी यह है बच्चों कि मैं बात कर रहा हूं पाथ सेकंड। अगर मान लीजिए लिविंग ग्रुप निकल रहा है, देखिए यहां से इसका निकलना स्टार्ट होता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये डेल्टा पॉजिटिव इस बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस करता है, पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, जो मीडियम में बेस पड़ा था उसको लगा अरे यार ये जो हाइड्रोजन है इस पे थोड़ा सा चार्ज है, तो इसका जो इंटरेस्ट है यार मैं हाइड्रोजन को खींचता हूं। अब ये पूरी कहानी, कौन सी कहानी समझना, ये पूरी कहानी साइमल्टेनियसली हो जाए, मतलब X निकलने लगा, CH बॉन्ड में पोलैरिटी आने लगी,
बेस जाकर के उसी समय एक्स से बॉन्ड बनाने लगा। जब 2 मिनट, H यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने लगा और उसी समय यहां पर एक नया बॉन्ड डेवलप होने लगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है कार्बन का, इधर भी कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, दोनों की अपनी वैलेंसी जो है वो अनसेटिस्फाइड होगी, तो दोनों नया बॉन्ड बनाने लगे। अब ये जो मैंने बीच में लिखा है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या हुआ यहां पर? यहां पर यह हुआ कि कहानी तो वही है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताओ क्या हुआ, तो बोलोगे एक्स निकला, एच निकाला। अब ये निकल गया, ये वाला जो है निकल गया, इसको निकाल लिया गया पर साइमल्टेनियसली, और इनके बीच में यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। अब मेरा आपसे यह कहना है कि मैंने जो सबसे पहले आपको लिख के बताया था, इसमें क्या बताया था यार? मैंने शायद मैंने यही तो बताया था कि H और Cl निकलेंगे, डबल बॉन्ड आएगा, पर वो आएगा कैसे? तो उसके 2 तरीके हैं। पहले हमारा Cl निकल गया, कार्बोकैटायन बना, दिस इज एन इंटरमीडिएट, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज एन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना। ये हमारी कितनी स्टेप हो गई बच्चों? 2 स्टेप। पहली स्टेप में कार्बोकैटायन बना, दूसरी स्टेप में डबल बॉन्ड आया। हमने यहां क्या बताया? यहां हमने बताया कि हमारे पास में X और H साथ में निकल रहा है, तो ट्रांजिशन, देयर इज नो इंटरमीडिएट। अब ध्यान रखना, आपको दिख रहा होगा ये 2 स्टेप है, पर ये 2 नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन को स्टेप में नहीं गिनते हम, तो एक ही स्टेप है, और यहां पर भी डबल बॉन्ड आया। तो अल्टीमेटली चाहे वो एलिमिनेशन E1 से हो, चाहे वो एलिमिनेशन E2 से हो, दोनों ही कंडीशन में डबल बॉन्ड डेवलप होगा। और अगर डबल बॉन्ड डेवलप हो रहा है, इसका मतलब है कि एलिमिनेशन हो रहा है। पर यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में 2 रास्ते हैं, मैं यहां से 2 रास्ते से अपने घर जा सकता हूं। मेरा घर अल्कीन फॉर्मेशन है, एक है जिसमें मैं कार्बोकैटायन बनाऊंगा, और कार्बोकैटायन बना करके मतलब वो मेरा स्टॉप हो गया, और फिर मैं जाऊंगा फाइनल अल्कीन पे। दूसरा है कि मेरा कोई स्टॉप नहीं है बीच में, डायरेक्ट मतलब जो है मैं अल्कीन पे चला जाऊंगा। तो अगर मैं पहले वाले पाथ की बात करता हूं तो E1 है, अगर मैं दूसरे वाले की बात करता हूं तो E2 है। क्या आपको E1 E2 का बेसिक फर्क समझ में आया क्या? ध्यान रखना, मैंने यह ये नहीं समझाया कब E1 होगी कब E2 होगी, उनकी क्या कंडीशन है। मैंने बोला E1 और E2 का मतलब क्या है। E1 और E2 का मतलब क्या है, इतना ही मैंने पढ़ाया है अभी आपको। चलिए, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं, बेटा यही तो होता है, प्रॉब्लम क्या मालूम, मैं बोल रहा हूं E1 E2 का मतलब समझो, तुम उसके आगे सोचना चालू करके और अपने आप को उलझा लेते हो। क्वेश्चन करेंगे, कंडीशन की बात करेंगे, भाई तू अपने घर जाएगा किसी जगह से तो एक रास्ते को फॉलो करेगा ना उस समय। तो मान लो आज मैं यहां से जाऊंगा, मेरे 2 रास्ते हैं, मैं कोई सा एक ही तो लूंगा ना आज। अब हो सकता है मैं कि ए रास्ता लूं या बी रास्ता लूं। अब मान लो ए से जाऊंगा तो बी क्यों नहीं लिया सर, कोई रीजन होगा मेरा। बी से जाऊंगा तो ए क्यों नहीं लिया, कोई रीजन होगा मेरा। वो रीजन क्या है, वही तो यहां पे समझेंगे अपन डिफरेंस। मतलब हमारा कहना है कि अभी हमने ये थोड़ी यहां पे समझा है कि E1 कब होगा E2 कब होगा, कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे डिसाइड करूंगा। अभी तो मैंने बोला E1 क्या होता है, E2 क्या होता है। पार्ट 2 में 5 कंडीशन ऑफ रेजोनेंस लग रहा है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट है वो, रेजोनेंस नहीं है वहां। वो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसमें बॉन्ड टूटते हैं पार्शियली और बॉन्ड बनते हैं पार्शियली, उसी का तो नाम है ट्रांजिशन स्टेट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। कुछ तो भी लिख देते हो बीच में यार तुम लोग। चलिए फिर से एक फाइनल डिसीजन हमारा,
इवन में क्या देखना है, इवन में क्या होता है, इवन में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। लिविंग ग्रुप और बेस तो दोनों में ही चाहिए बेटा। पाथ सेकंड है, उसमें भी मेरे को बेस और लिविंग ग्रुप चाहिए, पाथ फर्स्ट में भी चाहिए, लेकिन सेकंड में ट्रांजिशन स्टेट है, फर्स्ट में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है। तो क्या मैं इसको लिख दूं, क्या दिस इज E2, और इसको लिख देता हूं दिस वन इज, इसके पहले था दिस वन इज E1। अब जल्दी से मुझे बता दो कितने स्टेप रिएक्शन है E1, कितने स्टेप रिएक्शन है E1? तो 2 स्टेप रिएक्शन है। और जब 2 स्टेप होती ना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन वाली जो स्टेप है ये RDS है, और ये वाली जो स्टेप होती है ये फास्ट होती है। ठीक है, तो 2 स्टेप रिएक्शन है, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यहां पर हम क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ E2 के लिए सिंगल स्टेप। अब सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है तो शायद आपको मालूम है कि उसी को हम लोग RDS बोलते हैं, और बीच में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इज ए फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ E1 एंड E2, सिर्फ उसका मतलब समझाया, बाकी कुछ भी नहीं बताया मैंने अभी। अब हम अगली क्लास में इसकी कंडीशंस पे बात करेंगे, कब E1 सोचना है, कब E2 सोचना है, और उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनर्जी प्रोफाइल की बात करेंगे, सबकी करेंगे रे बेटा। चलिए, यहां से आ जाओ। ये सबसे पहली स्लाइड थी हमारी, अल्फा एलिमिनेशन, कार्बिन की थोड़ी बात की हमने यहां पे, फर्स्ट स्लाइड। सेकंड, 4 टाइप के बीटा एलिमिनेशन की बातें करेंगे हम, चारों एलिमिनेशन और उनके एक्चुअल नाम क्या है वो बता दिया मैंने। तीसरा, E1 E2 में पाथ 1 क्या होता है, नेक्स्ट चलिए